तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है विच विच टर्म इज कॉमनली यूज टू रेफर द ऑफिशियल नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ए ड्रग सॉरी नॉट ओन बाय एनी स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसमें आपसे क्या बोला है आपको कि अगर कोई ड्रग है और वो ड्रग आपकी ऑफिशियल है और ऑफिशियल ड्रग है और उसका कोई नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, तो मैंने आपको पहले बताया था प्रोप्राइटरी का मतलब होता है आपका मालिक। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है उस ड्रग को आप क्या बोलते हो। अब ना उस ड्रग को जो है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसका कोई ब्रांड नेम दिया है, वो ड्रग आपकी ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग आपकी फार्माकोपिया में है। और अगर कोई ड्रग आपकी फार्माकोपिया में है तो आप उसको जेनरिक ड्रग बोलते हो। आपको तीन नाम बताए थे मैंने। एक मैंने आपको बताया था केमिकल नेम जिसमें आपका आयुपैक नेम आता है, एक आपका जेनरिक है जिसको आप ऑफिशियल नेम के भी नाम से जानते हो और नॉन प्रोप्राइटरी के नाम से भी जानते हो, एक आपका ब्रांड नेम है जिसको आप प्रोप्राइटरी के नाम से जानते हो। तो इसका आंसर आपका पहला था, जेनरिक नेम। आई थिंक किसी एक ने गलत किया है, रजिस्टर्ड नेम कर दिया। रजिस्टर्ड नेम जैसा कोई भी आपका नॉमनक्लेचर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जेनरिक नेम है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग जेनरिक ड्रग नेम इन यूनाइटेड स्टेट। तो कुछ लोगों ने एफडीए किया है, कुछ ने डब्ल्यूएचओ की है। एफडीए आपका ड्रग को अप्रूवल देता है, ड्रग का नामकरण नहीं करता है। ड्रग अगर जेनरिक है तो जेनरिक ड्रग का नाम जो है अगर यूनाइटेड स्टेट में दे रहा है तो वो डब्ल्यूएचओ देगा, या कहीं और भी किसी जगह पे है तो वो आपका डब्ल्यूएचओ ही होगा, कोई और एजेंसी नहीं होगी। एफडीए तो ड्रग की टेस्टिंग करता है, ड्रग को अप्रूव करता है, चाहे वो ड्रग आपकी पेटेंटेबल हो या ना हो, एब्रीवेटेड हो, तो उसका नाम जो है वो एफडीए नहीं देता है, उसका नाम आपका जो है डब्ल्यूएचओ देता है। और ये जो आपसे थर्ड ऑप्शन दिया आपको, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ये आपका ब्रिटिश की, जो आपका आप जिसको इंग्लैंड बोलते हो उसकी जो है ये आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और यहाँ पर नाम आपको यूनाइटेड स्टेट है, इसलिए आंसर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एफडीए का काम नहीं है वो। और आप जो बीएनएपी आपको मैंने बताया था, एक यूनाइटेड स्टेट अडोप्टेड नेम बताया था मैंने आपको, वो आपका ऑफिशियली यूज के लिए है नहीं, कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसे यूज होगा। ठीक है, जेनरिक नेम से उसका कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी का मतलब आपसे सिर्फ ब्रांड नेम पूछा था कि इसमें से कौन से ड्रग है जो ब्रांड नेम है। आइबुप्रोफिन आपका, ये आपका जेनरिक नेम है, साल्ट है। एसिडोफिनोन आपका पैरासीटामोल का साल्ट है। एस्प्रिन आपको पता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये भी आपके फार्माकोपिया में है। एडविल जो है आपका ये किसी कंपनी का ब्रांड नेम। ये क्वेश्चन आपसे जीपेट में पूछा हुआ है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। वहां पर ड्रग की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिल गया था, फेनेटोइन। कि कौन सा आपका जो ड्रग है ऑप्शंस में से वो फेनेटोइन का साल्ट नहीं है। तो इसमें एक एप्टोइन नाम से इसकी प्रिपरेशन आती है, एक सिरप की आपकी प्रिपरेशन आती है फेनेटोइन की। तो और कुछ नहीं था, आपका सिर्फ यही बताना था। ठीक है, ये कॉमन है इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जैसे आपने एडविल सब लोगों ने ठीक किया है, तो आप पहचान लोगे कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है या सही है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर प्रोप्राइटरी की जगह नॉन प्रोप्राइटरी पूछता तो आप बता देते ये तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपके, बहुत इजी है, फ्री के नंबर है यहाँ पर सिर्फ। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिशन इज ऑफ्टन रिवर्सिबल विद द इनिबिटर बाइंडिंग ओनली टेम्परेली टू द एंजाइम। आपका क्या है, कोई आपका कंपटीशन है, यहाँ पर ये आपका एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर आपका इनिबिटर बाइंड है और अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ तो ये इनिबिटर यहाँ से हट जाएगा और सबस्ट्रेट आगे बाइंड कर जाएगा। तो यही आपने रिवर्सिबल या कॉम्पिटिटिव में पढ़ा था आपने।
तो इसका सिर्फ आपसे नाम ही पूछा था कि अगर इस टाइप का इनिबिशन है जो कि आपका टेम्परेरी है और आपका डोज बढ़ाने के साथ आपका गायब हो जाता है, तो आपका वो कॉम्पिटिटिव है। ठीक है। अब आप एक मेरे पास डाउट आया था अभी, आप लोगों में से किसी ने भेजा था कि अगर यहाँ पर ड्रग जो है, ड्रग की जगह इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, तो हम ये कैसे बोल रहे हैं कि वीमैक्स कम हो रहा है? ड्रग बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है। आप देखो यहाँ पर, आप सिर्फ एक एंजाइम को लेके इस चीज को समझते हो। आपकी बॉडी में अगर देखो, अगर मैं लाइपेज की बात करूं, तो लाइपेज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी है आपके पास। लाइपेज के आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स है, और जो वो इनिबिटर है वो 1000 के 1000 पे धीरे 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 करके बाइंड करेगा, और जब तक वो धीरे धीरे करके बाइंड करेगा तब तक कुछ तो वीमैक्स रहेगा ही। इसलिए आप बोलते हो कि वीमैक्स कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है। वहां पर वहां पर क्या सेचुरेशन नहीं आए कि 1000 आपके एंजाइम्स के मॉलिक्यूल हैं, तो 1000 के ऊपर आपका इनिबिटर आके बाइंड कर गया हो सकता है वो अभी 900 पे आया हो, या 900 आपके जो एंजाइम है उसको आके इनिबिट किया हो, तो वहां से वो वीमैक्स कम या ज्यादा हो रहा है। दैट इज ड्यू टू द सेचुरेशन, कि वहां पर सेचुरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका इजी था। Which of the following best describe non-competitive enzyme inhibitor? तो नॉन कम्पिटिटिव आपको पता है कि इसमें एलोस्टेरिक साइट का रोल आता है। अब एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। अगर ये आपकी एक्टिव साइट है तो एलोस्टेरिक साइट यहाँ पे ना होके कहीं और होगी। हो सकता है कि आप की एलोस्टेरिक साइट यहाँ पर हो। ठीक है, यहाँ पर आपका इनिबिटर आके बाइंड कर रहा है, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है। ठीक है। इनिबिटर बाइंड करते हैं तो आपका क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं। तो आपका इसका जो ऑप्शन है वो आपका सेकंड ठीक है। ड्रग बाइंड टू डिफरेंट साइट ऑन एंजाइम, और इसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट चेंज इन द कन्फर्मेशन एंड रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। तो आपका ये ऑप्शन ठीक था। बाकी ऑप्शन में कैटालिटिक रेट एनहांस कर नहीं सकता है इनिबिटर। ड्रग इंक्रीज द एंजाइम एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनिबिटर बाइंड कर रहा है तो सबस्ट्रेट से कुछ नहीं होगा। ड्रग बाइंड्स टू एंजाइम एक्टिव साइट, ये आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का केस है फर्स्ट, तो आपका आंसर जो है वो बी ठीक है। नेक्स्ट आपको दो ट्रू और फॉल्स दिए थे। Competitive inhibitor increase the apparent Km value of an enzyme, while non-competitive inhibitor do not affect the Km value. बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। आपको एक मैंने चार्ट बनवाया था जिसमें आपको कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव। ठीक है। तो कम्पिटिटिव में आपका क्या होता है कि Km वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद आपका Vmax के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरीके से आपको चार्ट बनाया था, उसी में से ये आपका क्वेश्चन था, और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दोनों ट्रू वाले इसलिए दिए हैं क्योंकि जब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा एंजाइम, तब आपको थोड़ा सा टफ जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ठीक है। तो ये सेकंड भी आपका ट्रू ही है वैसे। अनकम्पिटिटिव इनिबिटर्स डिक्रीज द केएम वैल्यू एंड द वीमैक्स। ठीक है। इसमें आपका पहले आप कम्पिटिटिव में क्या देखते हो? केएम वैल्यू डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव में आपका वीमैक्स डिक्रीज होता है, और आपका अनकम्पिटिटिव में केएम और वीमैक्स दोनों डिक्रीज होते हैं। ये वही है था आपका, जो आपका ये है। ये दो क्वेश्चन आपके उसी एक टेबल से थे। और जीपैट का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि इसकी जगह आपको ग्राफ दे देगा। ठीक है। और ये जो मैंने आपको टेबल बनवाया है, ये आपको बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई एंजाइम आएगा तो वहां भी हेल्प करेगा, और अगर रिसेप्टर वगैरह कुछ आएगा तो वहां भी हेल्प कर देगा। ठीक। नेक्स्ट क्या था? द कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथी वाज डेवलप्ड बाय हूम इन 18th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आपका वैसे फार्माकोग्नोसी का भी है, फार्माकोलॉजी का भी है। इसमें आपकी थोड़ा सा नॉलेज चेक हो रहा था। इसका आंसर सैम्यूल हैनेमन है। एक किसी ने गलत किया है, लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, होम्योपैथी वगैरह से। दूध पीते हो तो आपको पाश्चर इफेक्ट से याद आ जाना चाहिए था कि वो माइक्रो से है, वो आपकी होम्योपैथी से नहीं है। ठीक है। इसका आंसर आपका सैम्यूल हैनेमन है। ये आपका किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2015 या 2016 का। ठीक है।
नेक्स्ट था द ओपियम पोपी प्लांट इज द सोर्स ऑफ विच वाइडली यूज्ड ड्रग। तो आपको बताना था कि कौन सा है, तो इसका आंसर आपका कोकेन हो नहीं सकता है, क्योंकि कोकेन आप लैब में भी ज्यादा अच्छे से बना लेते हो, ठीक है। और मॉर्फिन इसका डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि मॉर्फिन आपका प्राइमरी सोर्स है। क्योंकि अगर आपको कोई भी आगे मॉर्फिन से कोई भी कंपाउंड बनाना है, हीरोइन वगैरह बनाना है, तो पहला कंपाउंड यही है जो आपको प्लांट से मिलता है, तो इसका आंसर मॉर्फिन है। एंटीबायोटिक आपको जो है ज्यादातर आपके लिविंग सोर्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर आप फंगाई देखें तो वहां से आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है। एंटी हिस्टामिन ड्रग का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही आपके ऑप्शन में, तो इसका आंसर आपका मॉर्फिन था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल। तो आपको पता है कि मिनरल्स जो आपको ओर से मिलते हैं, माइनिंग वगैरह आप करते हो वहां से। विटामिन सी नहीं हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, हम इसको लैब में बनाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट, ये आपका सही है, क्योंकि आपको आयरन ही आपका और की फॉर्म में मिलता है। कैनाबिस आपका भांग होता है, आपको प्लांट वगैरह से मिलता है। आइबुप्रोफिन आपका ये सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आयरन सप्लीमेंट था, ऑलमोस्ट सबने ठीक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टिपिकली डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो आपको एनिमल का सोर्स बताना था। एस्प्रिन आपकी लैब में सिंथेसाइज होती है, पेनिसिलिन आपकी फंगाई से हुई थी, इंसुलिन आपका पिग से हमने स्टार्टिंग में लिया है, तो पिग से हम आज भी निकालना चाहे इंसुलिन तो निकाल सकते हैं, ठीक है। डिजिटैलिस का नाम फॉक्स ग्लोव है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप चैट जीपीटी पे सर्च करोगे ना, तो वो इसको आपके गलत ऑप्शन बताएगा। चैट जीपीटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको जब सॉल्यूशन देता है ना, तो सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाता कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के कुछ आज आए तो आपका आंसर इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंसिस्ट ऑफ। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप उन्हें जितना पढ़ लो आप पूरा कवर अप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपके आईक्यू से सोल्व होते हैं। अब जैसे ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका सूटिक्स का ना होकर ये क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट का है। जो आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पढ़ोगे उसमें ये पार्ट आता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का। तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मुलरी का मतलब आप जैसे आप नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया को आपने देखा था, एनएफआई, जिसमें आपकी ड्रग्स की लिस्ट है, वैसे ही हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है जिसमें आपकी किसकी लिस्ट है, हॉस्पिटल में अवेलेबल ड्रग्स की लिस्ट है। हॉस्पिटल का स्टाफ का आपकी फार्मेसी कोई लेना देना नहीं है, इक्विपमेंट का कोई लेना देना नहीं है, पेशेंट का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आपको आईक्यू लगा के सिर्फ यही बताना था कि लिस्ट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। और आप इस चीज पे रियलाइज मत करो कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना सिलेबस कवर कर लिया। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घूम फिर के आ रहा है तो आपका आईक्यू ही काम आएगा आपका, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, और ये क्वेश्चन आपका जीपेट का ही मैंने उठाया था। दो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे थे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी पे, दोनों क्वेश्चन आपके जीपेट के। ये क्वेश्चन आपका जीपेट का ही है, 19 या 20 का शायद ये आपका पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट था, विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व्स ए लार्जर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू फर्दर इवेल्युएट ड्रग एफिकेसी एंड मॉनिटर साइड इफेक्ट। तो आपको सबसे लार्ज ग्रुप किस में मिलता है, पहले में आपके पास वॉलेंटियर होते हैं, वो हेल्दी हैं, वो आपके कम है। सेकंड और थर्ड में आपके पास क्या है, पेशेंट है। सेकंड और थर्ड में जो नंबर ज्यादा है पेशेंट का, वो आपका थर्ड में ज्यादा है। फोर्थ में आपकी ड्रग मार्केट में आ चुकी है, आपका मार्केटिंग सर्विलेंस हो गया है, वहां पर आपका कंट्रोल नहीं है। जब आप मार्केटिंग सर्विलेंस देख रहे हो तो आप ये नहीं करोगे कि आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो कौन से पेशेंट आएंगे, वो किस कास्ट से होंगे, किस रिलीजन से होंगे, किस एरिया से होंगे। पेशेंट आ गया तो डॉक्टर को दवाई देनी ही देनी है। तो ये आपका मार्केटिंग सर्विलेंस का फेस आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे लार्जर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट जो पूछा है उसका आंसर आपका फेज 3 है। ये क्वेश्चन भी आपका जीपेट का ही है। एक स्टूडेंट ने शायद गलत किया है, फेज 4 कर दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर। इसमें
थोड़े से एरर के चांसेस थे, क्योंकि किसी ने ये समझ लिया होगा कि फेज 4 में आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं तो ज्यादा ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट है, लेकिन उस ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को आप हैंडल नहीं कर रहे हो, उस ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को डॉक्टर्स और फिजिशियंस हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फेज 3 है। ये आपका जीपेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप क्लिनिकल ट्रायल में कितना पढ़ लो, जब तक आपको क्वेश्चन की वर्डिंग वगैरह समझ में नहीं आएगा तो गलती होने के चांस है, इसलिए टेस्ट दिया करो आप। नेक्स्ट क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अगर आपको रैंडमाइज का मतलब पता था कि रैंडमाइज क्या होता है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ जाता। जैसे आप मैथ में क्वेश्चन पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी वाले, कि एक बॉक्स में 5 बॉल्स हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक कलर की या येलो कलर की। आप तीन बॉल्स को रैंडमली चुन रहे हो, तो रैंडमली क्या है कि आप बायसनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, बायसनेस मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रैंडमाइज ही करना है कि आप जो पेशेंट ले रहे हो, जो वॉलेंटियर ले रहे हो, उनको आप रैंडमली कर रहे हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो। मान लो आपके पास 21 पेशेंट थे, तो आपने बोल दिया जो ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी है। ग्रुप ए में आपके वो आएंगे जो कि ओड नंबर पे आ रहे हैं, ग्रुप बी में वो आएंगे इवन नंबर पे आ रहे हैं। आपने किसी के साथ कोई बायसनेस तो नहीं करी किसी पेशेंट के साथ। अगर आप ये बायसनेस करने लग जाओ कि जो इसमें से 10th पास है वो आपके ग्रुप ए में आएंगे, जो इसमें से 12th पास है वो ग्रुप बी में आएंगे, इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से बायसनेस करने लग जाओ कि वो एक रिलीजन से बिलीव कर रहे हैं, कोई दूसरे रिलीजन से बिलीव कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर जो है रिजर्वेशन वाली पॉलिसी लगा दो, जर्नल SC ST, उसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, आपकी बायसनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। जहां पर बायसनेस नहीं आए इसलिए आप रेंडमाइज करते हो। ठीक है, तो रेंडमाइज अगर आपको पता लग जाता तो आपका ये आंसर हो जाता। टू एंश्योर ऑल पार्टिसिपेंट आर ऑफ सेम एज, ऐसा नहीं हो सकता है। एज आप देखो, कोई होगा 12 साल 3 महीने का, कोई होगा 13 साल 3 महीने का, तो आप ऐसे पेशेंट को कहां से ढूंढ के लाओगे जिनकी एज सबके बराबर है, तो वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या है, टू असाइन पार्टिसिपेंट टू ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप बाय चांस। अब बाय चांस का मतलब है कि रैंडम आप कर रहे हो, आप किसी के साथ कोई बाइसनेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो दैट मीन्स द रैंडमाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो रिजल्ट है उसमें ये नहीं होता कि आपने कुछ रिजल्ट में मैन्युपुलेट किया है। कि मान लो आपका दोस्त ट्रायल में आ गया, ठीक है, पैसे कमाने के लिए उसको 5,000 रुपए एक ड्रग के ट्रायल में आने को मिल रहे हैं। आप उसको उस ग्रुप में डाल दो जहां पर आपको ड्रग देनी ही नहीं है, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी बायसनेस हो जाएगी। इसी को आप रैंडमाइजेशन कहते हो। ठीक है, मैंने आपको सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड ये सब बताया था, तो वो इसीलिए ही था। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन है इसका। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। तो फेज 1 में आप कहाँ देखते हो, हेल्थी वॉलेंटियर में देखते हो, और हेल्थी वॉलेंटियर में आप क्या चेक करते हो कि ड्रग सेफ है या नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी तो कोज नहीं कर रही ह्यूमन में, क्योंकि फेज 1 से पहले आपने वो ड्रग सिर्फ एनिमल पे चेक की है, इसलिए आप हेल्थी वॉलेंटियर ले रहे हो और उसकी सेफ्टी को चेक कर रहे हो और टॉक्सिसिटी को चेक कर रहे हो। अब मान लो 500 mg पे उस ड्रग की टॉक्सिसिटी आती है, लेकिन 300 mg पे वो ड्रग टॉक्सिसिटी कोज नहीं कर रही है, लेकिन सही थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रही है। तो यहां से आपको क्या पता लगा, टॉक्सिसिटी पता लगी, सेफ्टी पता लगी, और आपको डोज का आइडिया लग गया कि इतनी डोज चाहिए। ठीक है, दैट इज द फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। टू टेस्ट द ड्रग एफिकेसी इन लार्ज पेशेंट ग्रुप, तो पेशेंट आपके पास नहीं है, हेल्दी वॉलंटियर है। टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड डोजेज, ये ठीक है आपका। टू कंपेयर ड्रग टू एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के साथ अभी कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के साथ अब तब कंपेयर कर सकते हो जब आपका क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो जाएगा तब। टू असेस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, ये आप नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के लिए आप फार्माको विजिलेंस स्टडी करते हो, PVD जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन ठीक है वो आपका सेकंड ठीक है। नेक्स्ट, टू इन द लिमिट टेस्ट, ये एक्चुअली मैंने गलती से डाल दिया पर मैं बता देता हूँ।
इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल विच केमिकल रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लेड आयन। इसका आंसर कुछ भी नहीं है, सारे ऑप्शन गलत है। अभी मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया था गलती से। अब लेड आयन के लिए आप कोई डायथायोनेट आयन कुछ ऐसा यूज करते हो। अगर आप कोई क्वेश्चन मान लो, जैसे मान लो ये आपका जीपैट का ही पेपर है और ये क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है लेकिन ये क्वेश्चन ही जो आपकी एनटीए ने है वो गलत फ्रेम किया है, तब आपको इसके 4 नंबर मिल जाएंगे जब रिजल्ट आएगा तब। अगर कुछ लोग हैं जिसने ये 20वां क्वेश्चन किया ही नहीं है और एनटीए ने ये क्वेश्चन आपको पता है गलत फ्रेम किया, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बात आप और याद रखना है यहाँ से, आप लोगों को अगर आइडिया नहीं लग रहा है कौन सा आंसर ठीक हो सकता है, तो आप लोग ऐसे जो है हिट एंड ट्रायल मत चलाओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बहुत है, 125 है। 125 में भी आप उन पे हिट एंड ट्रायल खेल लो जिसपे आप 70% एटलीस्ट श्योर हो कि ये हो सकता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, लेड का दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं था। काफी लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ा है, एक दो लोगों ने ही अटेम्प्ट किया। ज्योति ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को छोड़ा है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया, इसको भी टच नहीं किया। ठीक है, अच्छा आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा होना चाहिए, नंबर आपके खुद ब खुद अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, पार्ट पर मिलियन में आपसे कुछ लेड का पूछा हुआ है, ये दीपक सर आपसे डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसका आंसर आपका 100 ppm होता है। ठीक है, ये आपसे वो डिस्कस करेंगे। वैसे आंसर 100 ppm होता है पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट है 21 CFR। तो ये आपका CFR पार्ट 21 ऑफ USFDA डिस्क्राइब, ये आपका जीपेट का पिछले साल का क्वेश्चन है, 2022 का, 22 या 23 का। ये वहीं से उठाया मैंने। तो मैंने आपको एक टेबल दिया था क्लिनिकल ट्रायल में, इसलिए दिया था क्योंकि पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपका पहला ही ठीक है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको याद है उसी का ठीक होगा, जिसको याद नहीं है उसका ठीक नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट करने से बच जाओ। दो या तीन एक शायद एक ने किसी ने एक क्वेश्चन सिर्फ ठीक किया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाला। जिसने भी किया बहुत सही किया है। नेक्स्ट, ये भी आपका जीपेट का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, 2022 का या 23 का। असेंशियल हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म। अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी मैंने आपको बता दिया कि ड्रग की क्या है, लिस्ट। अब ये ड्रग जो आपकी हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है वो आपकी ब्रांडेड ड्रग नहीं होती है, वो आपकी मेनली जेनरिक ड्रग होती है। ठीक है, या हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी है तो उनको ब्रांड वाली ड्रग से क्या लेना देना है। तो इसमें क्या, अवॉइड ब्रांड एंड थेरापेटिक डुप्लीकेशन, इसका कोई रोल नहीं है आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में। स्ट्रीमलाइन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, अब रोल क्या है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का स्ट्रीमलाइन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में। अब मान लो डॉक्टर है, ये आपका डॉक्टर है, तो डॉक्टर को पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसको आप क्या कहते हो, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। कि वो प्रिस्क्रिप्शन पे जो ड्रग लिख रहा है वो ट्राई करे वही ड्रग लिखे जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में अवेलेबल है। जैसे पेंटाप्राजोल ड्रग है, सिट्राजिन है, वेल्प्रोइक एसिड है। ये आपकी कुछ ऐसी ड्रग है जो अवेलेबल, आपका एक जो आपकी ड्रग है थायोग्लिटाजोन्स वगैरह है, ये आपकी कुछ कुछ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनको जो है डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करता है। अगर वो 5 मेडिसिन लिख रहा है तो एटलीस्ट 2 या 3 आपके हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रीमलाइन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है वो चलता रहता है ताकि प्रिस्क्रिप्शन पे वो ड्रग आती रहे और रुके ना, पेशेंट को मिल जाए। सर्जिकल प्रोसीजर का कोई रोल नहीं है, इम्प्रूव क्वालिटी हाइजीनिक ऑफ फूड कोई रोल नहीं है। आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जिन्होंने भी किया है सबने ठीक किया है ये वाला प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का। ठीक है, जिन्होंने छोड़ा है वो छोड़ा, ये आपका जीपेट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डॉक्टर्स। अच्छा एक बात बताओ पहले, प्राइमरी सोर्स होता क्या है, कोई बताएगा।
प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास दो या तीन सोर्स हैं, जैसे एक आपका होता है प्राइमरी सोर्स, एक आपका होता है सेकेंडरी सोर्स। ये मैं आपको करा भी दूंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि आप डायरेक्ट वहां से नॉलेज ले रहे हो, उसके ऊपर कोई भी सोर्स नहीं है। जैसे अगर आप बुक पढ़ते हो, बुक में आपके लिखा हुआ है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, तो बुक वाले ने कहां से देखा? बुक ने देखा किसी रिव्यू आर्टिकल से। रिव्यू आर्टिकल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिव्यू आर्टिकल वाले ने देखा था रिसर्च आर्टिकल से। अब रिसर्च आर्टिकल क्या है? जिस बंदे ने सबसे पहले रिसर्च की, उसका काम इजी लैंग्वेज में रिव्यू आर्टिकल वाले किसी बंदे ने लिखा। मान लो ए ने रिसर्च की, तो बी ने उसके काम को लिखा, और जो आपकी बुक है वो किसी और ने लिखी है, सी बंदे ने लिखी। तो यहां से आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स आया। तो ये आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये सेकंड इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये थर्ड इंफॉर्मेशन का सोर्स है। जो आप बुक पढ़ते हो वो आपके पास बहुत फिल्टर होके आती है, थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जबकि फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या आपके पास रिसर्च है। अब यही चीज आपसे पूछी हुई है कि डॉक्टर के लिए पहला सोर्स क्या है। अब डॉक्टर के लिए पहला सोर्स कंपटीटर। कंपटीटर का मतलब क्या है? कोई दूर का हॉस्पिटल है वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूर के हॉस्पिटल से डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। होलसेलर, कोई फार्मा की ड्रग बेच रहा है, होलसेल कर रहा है, उसका भी कोई सोर्स नहीं है। वो भी कोई ऐसा पेशेंट तो देख देख नहीं रहा है, वो तो अपना बैठ के बिल बना रहा है। फेलो डॉक्टर आपका प्राइमरी सोर्स है। फेलो डॉक्टर का मतलब क्या? जो उसके साथ में बैठ के पेशेंट को देख रहा है, उसको लगा कि पेशेंट में ये एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, और उसने अगर इस डॉक्टर को बताया, तो ये क्या है? प्राइमरी सोर्स हो गया। क्योंकि उस डॉक्टर के अलावा, जिसने पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट को नोटिस किया, उसके अलावा किसी और को पता नहीं है उस इंफॉर्मेशन के बारे में, और उसने इसको बता दिया, दूसरे डॉक्टर को बताया। दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। रिटेलर, अब हॉस्पिटल के बाहर जो दुकानें हैं आपकी मेडिसिन की, वो जाके डॉक्टर को थोड़ी बताती हैं कि पेशेंट के अंदर ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। वो आपका अगर फेलो डॉक्टर बताएगा, तब आपका प्राइमरी सोर्स में वो काउंट होगा। ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया था कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ये मैं आपको बता दूंगा, मुझे लगा था आप लोग कर लोगे, पर आप लोगों ने कुछ या तो छोड़ दिया है, या जिन्होंने किया है तो ठीक किया है। सबने फिर फेलो डॉक्टर ही किया। कुछ लोग, ज्यादा लोगों ने छोड़ा है। नेक्स्ट, आई थिंक ये आपका लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रोप्राइटरी नेम आर टिपिकली चूजन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी आर यूनिक टू देयर प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब प्रोप्राइटरी मतलब कि वो ओनर है, मालिक है। अब आप देखो, आप पैरासीटामोल का एग्जांपल ले लो, कोलपोल, डोलो, एसिटामिनोफिन, ट्रू फीवर। अब कोलपोल कोई और कंपनी बनाती है, जीएसके बनाती है, डोलो इंटास बनाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है। एसिटो अमीनोफोन सन फार्मा बनाती है। ट्रू फीवर कोई छोटी कंपनी बना देती है, एकम ले लो। ठीक है। तो हर एक कंपनी का अपना अलग ब्रांड नेम है, तो उसमें वही पूछा हुआ है, तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच टर्म डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स मूव थ्रू द बॉडी इंक्लूडिंग द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो आपने एडीएमई देख लिया, तो वहां पर आपको पता है कि फार्माको काइनेटिक आएगा। ठीक है। फार्माकोडायनामिक में आप क्या देखते हो? आप रिसेप्टर पढ़ते हो कि ड्रग आपकी काम कैसे कर रही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो सब देखते हो। फार्माकोकाइनेटिक में आप ये देखते हो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। टॉक्सिकोलॉजी में आप टॉक्सिसिटी को चेक करते हो ड्रग की, कि ड्रग किसी ऑर्गन पे टॉक्सिसिटी तो शो नहीं कर रही है। एपिडेमियोलॉजी क्या बताता है? आपको पेशेंट के नंबर्स बताता है कि इंडिया में किसी डिजीज के कितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं, किसी स्टेट में कितने हैं, दिल्ली में कितने पेशेंट हैं, तमिलनाडु में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं। दैट इज द एपिडेमियोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ डेटा, जिसमें आपको नंबर्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपका टेस्ट था। आपके क्वेश्चन आई थिंक लिमिट टेस्ट वाले बचे हैं।
वो आप दीपक सर जब क्लास लेंगे उनसे डिस्कस आप कर लेना। 2 या 3 क्वेश्चन ही थे शायद जो आपके, दो तो मैंने ही यहाँ पर डाल डाल दिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर तो आपने जनरेट नेम का बताया था कि जनरेट नेम को क्या काम करता है, तो आपने यूएस नेम बताया था, डब्ल्यूएचओ की तो कोई बात यू एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जेनरिक नेम और यूएसएन वो मैंने आपको नॉमनक्लेचर में बताया था कि यूएसएन और जो ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम है। आपने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं देखा, पहले तो यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, यूनाइटेड स्टेट में पूछा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब मान लो इंडिया में कोई जेनरिक ड्रग है। अब इंडिया में जेनरिक ड्रग कौन बताएगा कि ये ड्रग जेनरिक है या नहीं है? या तो हम डब्ल्यूएचओ को फॉलो करेंगे, या फिर जो इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है सीडीएस को, वो बताएगा। जो आप यूएन जो भी बोल रहे हो, यूएन वाला, और वो आप ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम जो बोल रहे हो, वो सिर्फ ड्रग का नॉमनक्लेचर है जो कि आपका फॉलो होता है। वो आपका ये नहीं बताता है कि मतलब ये ड्रग आपकी जेनरिक हो गई। वो कोई आपकी अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि जिनको मानेंगे। वो सिर्फ आपका नॉमनक्लेचर के लिए है, वो जेनरिक के लिए नहीं है। अब इंडिया जैसे लिग्नोकेन या लीडोकेन है। ठीक है, अभी लीडोकेन आपकी जेनरिक ड्रग है। ठीक है, मान लो ये ड्रग जेनरिक है यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन इंडिया में इस ड्रग को अगर जेनरिक होना है या जेनरिक माना जाएगा तब सीडीएस को परमिशन देगा, तब ये ड्रग जेनरिक होगी। इसको कोई भी बना सकता है, इंडियन फार्माकोपिया। नाम, क्वेश्चन में तो उसके नाम असाइन करने की बात हुई है ना, उसको जेनरिक डिक्लेयर करने की बात तो हुई नहीं। तो नाम ही असाइन करना है, नॉमेनक्लेचर ही देना है, तो वो तो फिर यूएस में देगा ना। अरे नाम, एक बात बताओ, जेनरिक ड्रग का नाम देना है। ठीक है, अब इंडियन फार्माकोपिया कौन लिखता है? आपका आईपीसी लिखता है ना। अब आईपीसी लिखता है इंडियन फार्माकोपिया। अब इंडियन फार्माकोपिया में कोई ड्रग आई, तभी वो ड्रग आपकी जो है जेनरिक हुई। ठीक है, यूएन आपका जो यूनाइटेड स्टेट वाले जो नाम है या ब्रिटिश एडोप्टेड नेम है, उसमें क्या है, वो सिर्फ ड्रग का नाम ये बताते हैं कि कौन सा नाम यूज होगा, चाहे वो ड्रग आपकी जेनरिक है, क्योंकि आप ब्रांड के लिए तो नाम दे ही नहीं सकते हो, वो तो कंपनी ही देगी। अब वो ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा सिस्टम फॉलो होगा नॉमनक्लेचर के लिए। और यूजुअली सी बात है कि वो नॉमनक्लेचर आपका जेनरिक ड्रग का ही होगा। ब्रांड ब्रांड वाली ड्रग का तो आप फॉलो कर नहीं पाओगे। जो आपका यूएसएन है और आपका ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम है, वो आपका सिर्फ ये बताते हैं कि जेनरिक ड्रग का जो नॉमनक्लेचर है, जो नाम है, वो कौन सा फॉलो होगा। अब जेनरिक ड्रग का नाम आपका लीडोकेन फॉलो होगा या फिर लिग्नोकेन फॉलो होगा, वो सिर्फ ये बता रही है। अब इंडिया यूएसएन को माने या बीएपी को माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्रग तो आपकी दोनों एक है और वो जेनरिक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, समझ गई। नहीं समझ रहे हो? मैं आपको दोबारा बताता हूँ।